नमस्कार, ओके मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चारा के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और खास करके उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। और प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इसके साथ रिलेटेड बीमारियों के बारे में, अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेरा नाम इस्फाकुर रहमान है और मैं नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। मैं ओके लखकर का रेजिडेंट है। दोस्तों, चारकाई प्रोडक्ट्स में से काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग आज सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस को बेहतर करता है। जैसा आप सब जानते हैं, चाराकाई रेंज में टैबलेट्स आते हैं, जूसेस आते हैं और भी बहुत तरह का प्रिपरेशंस आते हैं। डायबिटीज के मेडिसिन हैं, पाइल्स के मेडिसिन है, लिकोरिया के मेडिसिन है, किडनी स्टोन्स की है। तो हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज हम लोगों ने सिलेक्टेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को चुना है जो हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस को अच्छा रखेगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करेगा। और इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम बीमारियों को रोकने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इलाज के लिए भी यूज कर सकते हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या मेरा पीपीटी साउंड वीडियो क्लियर है? दोस्तों, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में समझना होगा। जब हमें डाइजेशन समझ में आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आएंगे, तो आपको बीमारी आसानी से समझ में आएगा और आप लोगों को बता सकते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे सवाल, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। सबसे कॉमन जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, या फिर इनडाइजेशन, डाइजेशन कम होना, भूख नहीं लगना, ये सारे कॉमन बीमारियां हैं। क्या आप सबको लगता है कि हमारे देश में जितने भी फैमिलीज हैं, हर घर में किसी ना किसी को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं? अगर यस तो यस लिखिए। अगर आपको लगता है कि 100% को नहीं है, 90% को है, तो आप 90% लिखें। आप परसेंटेज वाइज भी लिख सकते हैं। ओके, सबने यस ही लिखा है। इसका मतलब है कि हर घर में किसी ना किसी, कोई ना कोई इंसान ऐसा है जिसको आप आज के सेशन में सीखे हुए प्रोडक्ट दे सकते हैं। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली में देखो, मेरे फैमिली में देखते हैं, आसपास की रिश्तेदारों की फैमिली में देखते हैं, गैस की गोलियां हर कोई खाता है। चूरन बुरन सबके घरों में होता है। रोजाना 2-3 बार अच्छे से किसी को बाउल क्लियर नहीं होता है। अगर एक वक्त अच्छा खाना खाएगा तो दूसरे टाइम भूख नहीं लगती। फैटी लिवर, ये सारे जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, आज के जमाने में सबके घर में है। तो हम थोड़ा सा अगर डिटेल में समझेंगे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, तो आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे। तो पहले ये फोटो को एक बार देखिए, जरा सा समझिए। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये हमारा माउथ है, यहाँ से हम खाना खाते हैं। हम खाने को लाड़ के साथ मिक्स करते हैं, जिसको सलाइबा कहते हैं। और सलाइबा एक एंजाइम है जो खाने को मुंह से ही तोड़ना शुरू करता है। फिर खाना आगे इसोफिगस से होकर स्टोमक में पहुंचती है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ मिक्स होता है। फिर स्टोमक से आगे ड्यूडेनम से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और वहां पे लिवर और गोल ब्लैडर अपने सारे जूसेस, सारे फंक्शंस यहाँ पे ऐड कर देता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आगे बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन तक। यहाँ पे आपको छोटा सा एक फिंगर टिप जैसा दिखेगा लार्ज इंटेस्टाइन के टिप पे, यही हमारा अपेंडिक्स है। फिर खाना लार्ज इंटेस्टाइन से आगे बढ़ के रेक्टम तक जाएगा और यहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा। ये जो खाना मुंह से लेकर एकदम एंड पार्ट तक ट्रेवल करता है, ये जो रोड है, ये सारे डिस्टेंस को अगर हम लोग जोड़ देंगे, ये करीब 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर्स लॉन्ग। और ये 5 मीटर लंबा रोड से, फूड पाइप से खाना को आगे बढ़ने के लिए एक मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। आप लोगों ने अर्थवर्म को चलते हुए देखा होगा। वो एक जगह पे रुकता है, अपने बॉडी को पीछे से आगे खींचता है,
और बॉडी का वो पार्ट वहां पे रुक गया, फिर सामने वाला बॉडी पीछे वाला पार्ट को आगे खींचता है, अपना ही शरीर आगे की तरफ खींचते रहता है। इस तरह से उनके बॉडी के सारे पार्ट्स और बॉडी आगे बढ़ते रहता है। उसी तरह से हमारे फूड प्रोडक्ट्स भी माउथ से लेकर रेक्टम तक जब ट्रेवल करता है, इसमें बहुत सारा स्टेप होता है। जैसे एक तो केमिकल प्रोसेस होगा, जैसे हर पार्ट में, मुंह से लेकर रेक्टम रेक्टम तक हर पार्ट में कुछ ना कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होती जाती है, और जिस मैकेनिकल प्रोसेस से वो आगे बढ़ते हैं उसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहती है। जैसे पूरे फूड पाइप के अंदर हर जगह में थोड़ा सा गार्ड बन जाएगा, मतलब पाइप ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जहां पे ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा उस जगह की खाना थोड़ा आगे चला जाएगा। तो पूरा 5 मीटर लंबा पाइप में ये रेगुलर बेसिस पे कॉन्स्ट्रिक्ट होती रहेगी और फूड आगे बढ़ता जाएगा। और आप ये फोटो में जितना पार्ट्स देख रहे हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, स्टोमक, लिवर, गोल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये पूरे बॉडी ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। अब अगर ब्रेन यहाँ पे सारे पार्ट्स में सिग्नल नहीं देंगे, जैसे हम जब खाना चबाते हैं, हम जब खाने को स्टोमक, इंटेस्टाइन तक लेके जाते हैं, स्टोमक से ड्यूडेनम आगे भी बढ़ जाता है, ये सारे स्टेप्स में ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप में से कितने लोगों को ऐसा हुआ जब आप कॉलेज में, स्कूल में जाते थे और खाना खाने के बाद, लंच के बाद या फिर खाना खाने के बाद आप इमीडिएट क्लास अटेंड करने गए और आपको नींद आने लगा? ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? करेक्ट, काफी सारे लोगों के साथ हुआ। ये इसलिए होता है, आप जरा इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। ये 5 मीटर लंबा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, 5 मीटर लॉन्ग। आप सोच सकते हो 5 मीटर मतलब इससे ह्यूज, इससे भी काफी बड़ा है। और शरीर के अंदर में इस 5 मीटर को पूरा कंसाइज करके रखा गया है। कंसाइज मतलब इसको पूरा आप कह सकते हो फोल्ड करके रखा गया है। और मुंह से लेकर रेक्टम तक जब खाने को आगे बढ़ना होता है, ये सिर्फ खाना आगे नहीं बढ़ता है। आप लोग का आवाज क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में लिखो। ये जब खाना आगे बढ़ता है, आप मुंह, ऑरल कैविटी यानी मुंह से लेकर रेक्टम तक, आप ये सोच सकते हो हर जगह में अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग हॉर्मोन्स की रोल होती है। पूरा खाना स्टोमक में आके एसिड के साथ मिक्स होकर डिसॉल्व हो जाता है, पूरा खाना मेल्ट हो जाता है। फिर वो खाना आगे बढ़ता है डियोडेनम से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन, और हर एक जगह में खाने में मौजूद अलग अलग चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। यानी कहीं से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होगा, कहीं से विटामिन से एब्जॉर्ब होंगे, कहीं से मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा, कहीं से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, कहीं से प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा, कहीं से फैट एब्जॉर्ब होगा। यानी हर एक स्टेप में बहुत अलग तरह का मैकेनिज्म होता है, और उस हिसाब से बॉडी अलग अलग हॉर्मोन्स, अलग अलग एंजाइम्स को रिलीज करती है। ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन को देखते हुए एब्जॉर्प्शन का रेट, स्पीड कम ज्यादा हो सकता है। अगर किसी का गोल ब्लैडर, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा, यानी ब्लड में ज्यादा रह जाएगा, फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और हमारा जो पेट है, स्टोमक है, ये एक दूसरी ब्रेन की तरह है, जस्ट लाइक ए ब्रेन। यहाँ में भी बहुत सारे मैकेनिज्म होता है और खूब सारा खून हमारे स्टोमक में आता है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। यानी आपने खाना खा लिया और आपका डाइजेशन शुरू हो गया, और उस वक्त इतने सारे खून हमारे एब्डोमेन में आ जाते हैं कि ब्रेन में खून की कमी हो जाती है, और इसलिए ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी के कारण नींद जैसा महसूस होता है। यही कारण है कि खाने के बाद हमें नींद आती है। तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। हम लोगों ने दो तीन चीजों की बात की है, जैसे मैकेनिकल प्रोसेस से खाना आगे बढ़ता है और केमिकल प्रोसेस भी उसके साथ शामिल होता है। अब जरा ये फोटो को देखिए ध्यान से, लेफ्ट वाला फोटो आप देख सकते हैं। ये हमारा मुंह से जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, चबाना कितना जरूरी है। हमारे मुंह में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो खाना को मुंह में ही डाइजेशन की प्रोसेस को शुरू कर देता है। इसीलिए जितना अच्छे से हम लोग खाना को चबाएंगे उतना अच्छे से हमारा डाइजेशन होगा। यहाँ में सेलेब्री ग्लैंड्स होता है जहाँ पे एंजाइम्स होता है, वहां से खाना आगे आता है। ये ग्रीन कलर का गोल ब्लैडर है। अब राइट साइड के फोटो को जरा कॉम्प्लिकेटेड फोटो को समझिए। ये लिवर है, ये स्टोमक है, ये पैंक्रियाज पैंक्रियाज है जहां से इंसुलिन उत्पादन होती है, और वो इंसुलिन ड्यूडेनम में चला जाएगा ताकि ग्लूकोज को सेलों तक पहुंचा पाए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑटोमेटिक और केमिकल प्रोसेस है जिसमें ब्लड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से कोई भी एक ऑर्गन के कामकाज में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे पेंक्रियाज ने अगर इंसुलिन की मात्रा को कम कर दिया, बनाना कम कर दिया, तो आपका सारा ग्लूकोज ब्लड में रह जाएगा। अगर गोल ब्लैडर का और लिवर का जो कॉमन पाइप है, जिसको कॉमन बिलियरी डक्ट बोलते हैं, सीबीडी, अगर वो जैम हो गया तो बाइल जूस आपके इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेंगे और आपका फैट हजम नहीं होगा। उसी तरह से ये पूरा जो पाइप से, इस पाइप के अंदर में कहीं में भी कुछ भी गड़बड़ी होगी तो आपका पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। एक बीमारी है जिसको हर्निया कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जितने भी पाइप्स आप देख रहे हैं, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके किसी भी एक पार्ट अगर ज्यादा दबाव के कारण या फिर किसी एक पार्ट का जो वॉल है वो पतला होने के कारण वहां अगर बैलून जैसा थोड़ा स्वेलिंग हो जाए तो उसको कहते हैं हार्निया। हार्निया बेसिकली एब्डोमेन कैविटी के अंदर भी हो सकता है और ये बाहर की तरफ भी हो सकता है, और इसका एक ही इलाज है कि उसको सर्जरी, उसको काट के बंद करना होगा। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हर घर में आपको मिलेगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, और हम में से बहुत सारे लोग इन बीमारियों का कभी ना कभी शिकार हुए होंगे। सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन डिजीज है वो है एसिडिटी। गैस्ट्राइटिस भी कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं। इसको मेडिकली हम लोग गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं, फिर डिजीज कहते हैं। यानी पेट में जो एसिड बनती है वो एसिड का काम है खाने को पचाए और खाने को आगे भेजे। लेकिन एसिड अगर वापस ऊपर आने लगे, जैसे आप इस फोटो को एक बार ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टोमक है और यहां में एसिड बनता है। आपको माउस का कर्सर दिख रहा है जहां पे मैं हिला रहा हूं? यहाँ में एसिड बनती है। वो एसिड का काम है खाने को डाइजेस्ट करके उसको आगे भेजे। कभी कभार वो एसिड वापस उल्टा इस पाइप की थ्रू से आने लगता है तो हमारे सीने में जलन होती है, खट्टा खट्टा लगता है, यहाँ तक गले तक आपको एसिडिटी का फीलिंग होगा और बहुत ज्यादा जलन होगी। फिर हम एंटासिड लेते हैं, और ऐसे में सबसे बेहतरीन मेडिसिन है डाइजेस्टोसिन। इसको GERD कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमन है। आप देखना हर घर में आपको गैस्ट्राइटिस का कोई ना कोई दवाई जरूर मिलेगा। एसिलोक मिलेंगे, रेनिटिडिन मिलेंगे, पेंटॉप मिलेगा, ओमेप्रोजोल मिलेगा, एस्मोप्रोजोल मिलेगा, डाइजिन मिलेगा। यानी ये इतने कॉमन है, लोगों ने इसको बीमारी नहीं, बीमारी के हिसाब से नहीं समझते हैं। उनको लगता है आजकल ये होता ही है। किसी ने ये नहीं सोचा क्यों मुझे रोज एसिडिटी की गोली खानी पड़ती है।
और आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो भी लोग रोजाना इस तरह का टैबलेट्स लेते हैं उनका लिवर किडनी दूसरे लोगों के मुकाबले 25% तक ज्यादा डैमेज हो सकती है। तो ये सिर्फ एक गैस्ट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टाइम में किडनी और लिवर को भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट का नुकसान देता है। दूसरा एक बहुत कॉमन जो डिसऑर्डर है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि रोजाना आपको बाउल क्लियर नहीं हो रहा है, टॉयलेट नहीं हो रहा है। इसके कई सारे रीजन है। दोस्तों आपको याद होगा, जब भी मैं न्यूट्रिशन हेल्दी फूड्स के बारे में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ आपको फाइबर खाना चाहिए, फाइबर रिच फूड आपको लेना चाहिए। जैसे कोई भी छिलका वाला खाना, होल क्रॉप, जैसे ब्राउन राइस, लाल रंग की आटा, जो हमारा स्टेपल फूड है। पॉलिश्ड वाला नहीं लेना चाहिए, होल ग्रेन लेना चाहिए। तो होल ग्रेन का जो कवर होता है, जो ब्राउन या रेड या येलो कलर होता है, वो फाइबर है। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो सारा फाइबर है। जितने भी फ्रूट्स है, सारे फ्रूट्स में बहुत अच्छे मात्रा में फाइबर होता है। जितने भी छिलके वाला चीज आप खाते हैं वो सारा फाइबर होता है। ये फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। फाइबर हमारा बॉडी हजम नहीं कर सकता, ग्रीन चीज और फाइबर हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने 100 ग्राम फाइबर खाए होंगे तो 100 ग्राम फाइबर माउथ से लेकर रेक्टम तक बॉडी से निकल जाएगा, और ये हर हल में निकल जाएगा। यानी अगर आपका बाउल क्लियर नहीं हो रहा है और आपने फाइबर लिया, तो फाइबर जब बॉडी से बाहर जाएगा साथ में बाउल को क्लियर करके लेके जाएगा। इसका एक और रोल है, ये फाइबर जब लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है, वहां में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया, जिसको हम लोग प्रोबायोटिक बोलते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया इस फाइबर को खाता है, इसको और भी छोटे छोटे पार्ट्स में रिड्यूस कर देता है और स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। इसीलिए बाउल पासेस आसान होता है। और ये बैक्टीरिया का काम है विटामिन के और भी बहुत सारे हेल्थी फंक्शंस को मेंटेन करना। यानी ये फाइबर बाउल को पास कराएगा, बैक्टीरिया को खाना देगा, टॉयलेट को सॉफ्ट बनाएगा, और जिसके कारण ये बैक्टीरिया और भी बेहतरीन काम करके और विटामिन बना के देगा। आप लोग प्लीज मुझे बताएं, मैंने 3-4 चीजों का नाम लिया, सारे ग्रीन चीजें, सारे ब्राउन चीजें, होल ग्रेन, छिलके वाला कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल, या फिर रोजाना कम से कम आधा किलो से 700 ग्राम तक का सलाद और वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स। क्या लोग ऑन एन एवरेज रोजाना ये सब खाते हैं? यस या नो? करेक्ट। जब लोग फाइबर नहीं खाएंगे तो उनका फूड जो डाइजेस्ट होने के बाद जो थोड़ा बहुत रेसिड्यू रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि फाइबर ना होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि फाइबर डिसॉल्व नहीं होता है, फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होगा, फाइबर को बॉडी से बाहर जाना ही है। ये कारण है कि आजकल कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन का एक और रीजन है बाहर का खाना। खाने को, मान लो आपने बहुत सारा सब्जी लिया होगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स लिए होंगे, अगर आपने उसको बहुत ज्यादा फ्राई किया, बहुत ज्यादा हीट किया, वो फाइबर खराब हो जाता है। तभी वो फाइबर आपके बॉडी में काम नहीं करेगा। और ये कॉमन है आजकल देखना, आप लोग जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं ऑलरेडी एडल्ट्रेटेड है, और जो कुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं वो उसको इतना ऑयल में फ्राई करते हैं कि उसमें फाइबर मौजूद जो होता है वो ऑलरेडी वैल्यूलेस हो जाता है। ये कारण है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, हर घर में है। इसका एक बहुत आसान सोल्यूशन है, आप रोजाना दही खाना, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया है जो फाइबर की कमी के कारण आपके गट में से हो सकता है गायब हो गया है। तो ये जब दही आप खाएंगे तो आप नेचुरली प्रोबायोटिक्स अपने आप को दे रहे हैं, और इस फाइबर्स को कहते हैं प्रीबायोटिक, और अच्छे बैक्टीरिया को कहते हैं प्रोबायोटिक। तीसरा बीमारी जो बहुत कॉमन है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यानी आपका जो बाउल है वो आसानी से पास नहीं होता है, कभी कभी आसानी से, बहुत ज्यादा आसानी से पास हो जाएगा, कभी कभी पास नहीं होता है। इसके कारण स्टोमक डिस्कम्फर्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, स्टूल गड़बड़ हो सकता है, खाने के बाद पेट में दर्द हो सकते हैं। इन सब को इकट्ठा आईबीएस कहते हैं, और ये भी बहुत कॉमन है। कोलाइटिस, जो आपको फोटो में दिखाया था, कॉलन,
लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है। जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उसको असेंडिंग कॉलम कहते हैं, जो क्रॉस होता है उसको ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, और जो नीचे की तरफ आता है उसको डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। और इस कॉलन में कहीं में भी इन्फ्लेमेशन होगा, यानी पेन होगा, जलन होगा, इन्फेक्शन होगा, उसको कोलाइटिस कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन है। और सबसे ज्यादा जो कॉमन फॉर्म ऑफ कोलाइटिस है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यानी एसिड ज्यादा होने के कारण कोलन के अंदर में घाव जैसा बन गया है। गैस्ट्रोएंटराइटिस ये एक तरह का इन्फेक्शन है जिसमें आपको किसी भी तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एमेबल, डिसेंट्री, इस तरह का फूड पॉइजनिंग के कारण डिसेंट्री, डायरिया जैसा सिम्टम्स जैसा दिख सकता है, जो बहुत कॉमन है। और इस सीजन में भी काफी सारे लोगों को हो रहा है। इसका रीजन है कि आपने जो फूड लिया वो कॉन्टामिनेटेड है, और सबसे सबसे बड़ा जो कॉन्टामिनेशन होता है वो गंदे खाने से नहीं बल्कि गंदे हाथों से होता है। तो खाने से पहले हमेशा 5 स्टेप हैंड वॉश करें। और अच्छे क्लीन बर्तन में खाना खाएं, और पानी हमेशा साफ सुथरा हाइजेनिक ही पिए। अगर आप बाहर हैं तो आप बोतल का खरीदा हुआ पानी पिए, या फिर आप घर से पानी को कैरी करें। किसी भी ओपन वाटर और किसी गंदे ग्लास में कभी पानी ना पिए। एक और कॉमन बीमारी है पाइल्स, इसको हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, और इसका कनेक्शन थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन के साथ है। अगर कॉन्स्टिपेशन को हम लोगों ने लॉन्ग टाइम तक ट्रीट नहीं किया तो ये बाद में जाके पाइल्स बन सकता है। और पाइल्स को भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इसमें घाव जैसा बन सकता है, उसमें फिर पस वगैरह फॉर्म होता है। और अनट्रीटेड पाइल्स फिर आगे जाके आपको कैंसर का रिस्क भी दे सकता है। फैटी लिवर बहुत कॉमन है। ब्लोटिंग, खाने के बाद गैस होना, पेट में थोड़ा सा गड़बड़ जैसा फीलिंग होना, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, आवाजें आ रही है, उसको ब्लोटिंग कहते हैं। पेप्टिक अल्सर यानी आपके स्टोमक में बहुत ज्यादा एसिड बनने के कारण स्टोमक के अंदर घाव बन गया है, और जब ऐसा होता है तो स्टूल के साथ ब्लड जाता है, उसको हम लोग मेलिना भी कहते हैं। गोल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन है, बहुत आम है। इसका कारण मुझे लगता है हम में से हर किसी के फैमिली में कभी ना कभी किसी को गोल ब्लैडर स्टोन हुआ होगा। ये सारे जो बीमारी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और एक है डायरिया, क्या ये सारी बीमारियां अनकॉमन है या फिर बहुत कॉमन है? अगर हम लोग 100 लोगों को रास्ते में से उठा के लेके आए, 100 लोगों को, तो 100 में से कितने लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर होगी? 90, यानी 90% लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। और एक बात जो परेशान करने वाली है, जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको जो एक बहुत बड़ा खतरनाक रिस्क है वो ये है कि वो इन बीमारियों को नजरअंदाज करते हैं। उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने एक गोली ले लिया। कॉन्स्टिपेशन हुआ, कोई भी चूरन वूरन ले लिया। आईबीएस हुआ, एक दो दवाई ले लेंगे, दर्द की दवाई ले लेंगे। कोलाइटिस हुआ, फार्मेसी में जाके बोलेंगे मुझे ये दवाई दे दो। यानी इसमें से कोई भी बीमारी को हम लोग तब तक सीरियसली ट्रीट नहीं करते जब तक हमारा कंडीशन खराब ना हो। और जब तक खराब नहीं होता है हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको अभी जिंदगी भर खाने पीने में कंट्रोल लाना होगा। यानी ये एक प्रिलिमिनरी साइन है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। तो एसिडिटी एक छोटा सा प्रॉब्लम, एक छोटा सा सिम्टम लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत बड़ा बीमारी का निशानी है। तो इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर किसी को है, हमें अपनी पूरे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट को चेंज करना ही होगा, नहीं तो फ्यूचर में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में कैंसर जैसे खतरनाक हालात भी पैदा हो सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसका कॉमन रीजन क्या है। थोड़ा सा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देते हैं। जैसे अभी आपने कहा करीब 90% लोगों को ऐसे बीमारियां, एग्जैक्टली करीब 32% तक लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, यानी वो लोग जो शराब नहीं पीते फिर भी उनको फैटी लिवर होता है।
और इसका कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज कम होना, बहुत ज्यादा फैटी फूड लेना, बाहर का खाना खाना, फास्ट फूड लेना, जंक फूड लेना, स्पाइसी खाना खाना, पानी कम लेना, सलाद कम लेना। करीब 30% लोगों तक एसिडिटी का बीमारी है। अगर मैक्सिमम ये दोनों को जोड़ लेते हैं तब हम 62% तक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पहुंच गए सिर्फ दो बीमारी से। करीब 22% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है जो एडल्ट है। तीनों को जोड़ देते हैं तो 84 हो गया। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है हर साल हमारे देश में पता लगता है। हर साल हमारे देश में करीब 1 करोड़ लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो आप सारे परसेंटेज को जोड़ दो, करीब 90% आसानी से हो जाता है। ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इतना कॉमन है कि हर घर में है, हर इंडिविजुअल को है, और मुझे लगता है दुनिया में हमारे देश में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा 15 साल के ऊपर में जिसने कभी ना कभी गैस्ट्राइटिस की दवाई नहीं लिया होगा। और इसका कारण है आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले डाइट और फूड हैबिट। दोस्तों आप जब भी किसी को प्रोडक्ट्स देते हैं ना, आप उनको सारी चीजों को सिखाना है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट देंगे वो प्रोडक्ट के भरोसे बैठा रहेगा। जब तक आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, हेल्दी लिविंग स्टाइल, हेल्दी फूड प्लेट, ये सब जब तक आप उनको नहीं सिखाएंगे वो दवाई के भरोसे रहेगा। और जब मेडिसिन खत्म हो जाएगा उनका बीमारी वापस आएगा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको सब कुछ सिखाएं। जैसे अच्छा डाइट और फूड हैबिट क्या है। पहला रूल, स्मॉल मील। रूल नंबर 2, बैलेंस डाइट। प्लेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा यानी 25% कार्बोहाइड्रेट होगा जो पॉलिश्ड नहीं होगा। दूसरा हिस्सा अनदर 25% अच्छा और हेल्दी प्रोटीन होगा। और बाकी 50% में वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स, सलाद और फ्रूट्स होंगे, जिसमें स्वीट, शुगर और ऑयल बिल्कुल लिमिटेड होगा। तो यह है हेल्दी फूड हैबिट। दूसरा है टाइमिंग। 3 से 3.5 घंटा या फिर 3.5 घंटा से ज्यादा एम्प्टी स्टोमक नहीं रहना है। आपके पेट में एसिड बनता रहता है। इसलिए जो अच्छा और हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स है, आपने सुबह फॉर एग्जांपल आप 5 या 6 बजे उठे, आप 7-8 बजे तक चाय से पहले अच्छे से पानी पी ले एम्प्टी स्टोमक। उसके बाद आप चाय पिए। सुबह वाला चाय, अगर आप दूध चाय पीना चाहते तो आप पी सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस है तो आप ब्लैक टी ही पिए। 8 से 8:30 या मैक्सिमम 9 तक आप अच्छे से हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। 1 बजे फिर से आप हल्का सा लंच करें। इवनिंग 3 to 4 आप हल्का स्नैक्स लें। और रात को 8 बजे आप डिनर करें। द साइज शुड बी ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा, लंच थोड़ा सा छोटा, इवनिंग स्नैक्स और भी छोटा, डिनर एकदम छोटा। लेकिन जो प्लेट मैंने अभी आपको बताया 25%, 25%, 50%, अगर आप चाहो यही प्लेट आप दिन में 4 बार ले सकते हैं। स्ट्रेस, सबको स्ट्रेस है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इसके कारण भी गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनते हैं। स्ट्रेस और टेंशन के कारण पेट में एसिड ज्यादा तेजी से बनती है। उसके कारण भी पूरे फूड ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ हो जाता है। स्ट्रेस के कारण पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में चेंजेस आते हैं। जैसे खाना जो इंटेस्टाइन से आगे बढ़ता है उस मूवमेंट में चेंजेस होता है। हो सकता है स्ट्रेस के कारण कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए, डायरिया भी हो जाए। स्ट्रेस के कारण बहुत सारे लोग शराब, तंबाकू, सिगरेट ये लेना शुरू करता है। उसके कारण फिर से नुकसान होता है। एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड नॉट नेसेसरीली कि आपने बीमार होने से डॉक्टर के खाने से ही लिया, बल्कि ये हमारे फूड में ऐड किया जाता है प्रिजर्वेटिव के हिसाब से। तो वो भी अनवांटेड पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे कारण है कि हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। एक और रीजन है कि हमारे खाने में फाइबर की कमी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की। उसके अलावा बहुत ज्यादा ब्रेवरेजेस लेते हैं हम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, सोडा लेते हैं, कैफीन्स लेते हैं। इसके कारण भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। मैदा, व्हाइट शुगर, सॉल्ट, एक्सेसिव ऑयल, ये भी हम जब ज्यादा लेंगे हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगे।
आजकल जो भी खाना आप बाहर खाते हैं, आप ये कह सकते हो 100% बाहर का खाना 100% ये कह सकते हैं नॉट हेल्दी। ज्यादातर चीजें प्रिजर्व होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं, हाई हीट में पकाया जाता है, अनहेल्दी ऑयल में पकाया जाता है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे इस तरह के मसाले ऐड किए जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो बाहर का खाना अगर आप खाते हैं और अगर आप रेगुलरली खाते हैं तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चेंज है जो पिछले 8-10 सालों में हम लोगों ने महसूस किया है और इसके कारण हमें नुकसान हो रहा है। नॉन सीजनल फूड, जैसे हम सबको पता है विंटर के फ्रूट्स, विंटर के वेजिटेबल्स अलग होते थे। आपको सारे ग्रीन लीव्स विंटर में मिलेंगे, लौकी आपको विंटर में मिलता है, लेकिन अभी देखना आपको लौकी साल भर मिलेगा। ये जो साल भर लौकी का खेती होता है, ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? आप लोग प्लीज मुझे बताएं। जब हम किसी सब्जी को दूसरे सीजन में उगाते हैं, वो नेचुरली उगता है या आर्टिफिशियल होता है? करेक्ट, आर्टिफिशियल। आप लोगों ने कभी आलू को जब आप दुकान से लाते हैं ऐसा देखा कि आलू के सरफेस में ग्रीन कलर का कोई धब्बा स्पॉट आप लोगों ने नोटिस किया आलू में? करेक्ट। आलू जब हम लोग खेती करते हैं, आलू को हम लोग किसी भी चीज से, जैसे वाटर हायासिंथ होते हैं, उसे कवर कर देते हैं ताकि आलू जहां पे बनेगा जमीन के नीचे वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आलू को सनलाइट मिल गया तो वो क्लोरोफॉर्म बनाना शुरू करेगा, सॉरी क्लोरोफिल, और उसमें एक चीज बन जाती है जो ग्रीन वाला पार्ट है आलू में, उसको कहते हैं सोलानिन, और ये टॉक्सिक है। बहुत सारे लोग आलू का जो पत्ता होता है उसको साग के हिसाब से खाता है। अगर आपने कभी खाया होगा आपको लगेगा ये लेने के तुरंत बाद आधा घंटे 1 घंटे के बाद आपका सर दर्द शुरू होता है, क्योंकि उसमें भी सोलानिन होता है। आलू सिर्फ सनलाइट में पहुंच गया तो उसमें सोलानिन बन गया जो नेचुरल नहीं है। तब जरा सोचो, अगर किसी चीज को कम हीट, कम सनलाइट, और जहां पे क्या बोलते हैं उसको ड्यूज होना चाहिए, ड्यूज को क्या बोलते हैं विंटर में जो सुबह ड्यूज गिरते हैं, ओस, बहुत सारे वेजिटेबल जो हम, नॉट बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे सारे सब्जियां जो विंटर में उगती है, उसको उगने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, कम सनलाइट चाहिए, कम हीट चाहिए, और ओस की बूंदे चाहिए। अगर इसका विपरीत होगा तो उसमें सारे विटामिन मिनरल नेचुरली जितना बनना चाहिए नहीं बनेगा। तो हम जब नॉन सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी लेते हैं, आप ये कह सकते हो सकता है आप टॉक्सिक चीजें खा रही हो, और हम नॉन सीजनल चीजों को ही खाते हैं। सेब को विंटर में तोड़ा गया और हम लोग समर में भी सेब खा रहे हैं। अब देखना सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब इसमें एक परिवर्तन और है। मान लेते हैं कश्मीर में कुछ चीजें इस वक्त उग रहा होगा जो हमारे यहाँ में नहीं उगते, लेकिन उसको जब वहां से यहाँ तक लाया जाएगा, इस हिट में लाया जाएगा, तभी उसका वैल्यू डिग्रेड हो सकता है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करना नॉन सीजनल चीजों को ना खाएं और फास्ट फूड से दूर रहें। इसके अलावा लैक ऑफ प्रोबायोटिक्स हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। टाइमिंग का गड़बड़, जब टाइमिंग गड़बड़ होता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होते हैं। ब्रेन, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ब्रेन और हमारा स्टोमक कनेक्टेड है। अगर आप लोगों को कभी भी च्युइंगम खाने का शौक था, किसी किसी को भी च्युइंगम लेने का हैबिट था, और या फिर आप अभी भी ले रहे हैं, तो आपके लिए मेरा एक सवाल है। जब आप च्युइंगम ले रहे होंगे, जब आप च्युइंगम बहुत ज्यादा लेते थे, क्या आपको ऐसा लगता था आपको एसिडिटी ज्यादा होता था? प्लीज यस या नो में जवाब दे। जब हम खाना खाते हैं और चबाना शुरू करते हैं तो ब्रेन को पता चल जाता है कि ये बंदा कुछ खा रहा है। वो तुरंत ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देता है कि एसिड बनाना शुरू करो, खाना आ रहा है। यानी ब्रेन खाना का पहला निवाला जब आपके मुंह में चला गया और पहला बाइट जब आपने शुरू कर दिया,
तब से ब्रेन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर दिया, यानी एसिड बनेगा। और च्युइंगम खाने के बाद आपने खाना नहीं खाया और एक सीडो, जिसको धोखा कहा जाता है, ब्रेन को धोखा हो जाता है और आपका एसिड बनना शुरू होता है। उसी तरह से जब खाने का पहला निवाला स्टोमक के अंदर चला गया तो करीब 15 मिनट जैसा टाइम तक स्टोमक ब्रेन को सिग्नल नहीं भेजता है, यानी ब्रेन को 15 मिनट तक ये एहसास नहीं होता है कि पेट भरा कि नहीं भरा। तो आपके पास 15 मिनट का एक ऐसा अनोखा टाइम होता है, खतरनाक अनोखा टाइम। वो 15 मिनट तक अगर आप 2 किलो खाना भी खाओगे आपको लगेगा पेट नहीं भरा है, क्योंकि ब्रेन 15 मिनट तक पेट भरने का सिग्नल नहीं लेता है। तो पहला रूल, आपको धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। आप फास्ट खाओगे तो बहुत ज्यादा खा लोगे, आप आराम से खाओगे तो ऑटोमेटिक आपका खाना कम होगा। आपने जितना खाना लिया है आपको ध्यान रखना है वो खाना आप आधा घंटे भर तक खाओगे तो 15 मिनट में आपका पेट भर जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपका वेटलेस होगा, आपका पेट अंदर जाएगा। ये सारा चीज ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो ये इतना एक ऑटोमेटिक ब्रेन और स्टोमक का कनेक्शन है कि ब्रेन भी थोड़ा देर काम नहीं करेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो लोग नशा करते हैं, कैनबिस वगैरह लेते हैं, चारस गांजा लेते हैं, उनका ब्रेन नर्वस सिस्टम थोड़ी देर का बंद हो जाता है और वो लोग नॉर्मल खाने के मुकाबले डबल ट्रिपल खाना खा सकते हैं कि ब्रेन सिग्नल नहीं भेजता है। तो ब्रेन और स्टोमक का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जिस तरह से एंजाइम रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, ये सारा ब्रेन सिग्नल भेजता है। खाने में जो टॉक्सिन्स हमारे नॉर्मल सोर्सेस हमारे बॉडी में आती है वो है पेस्टिसाइड, जो खाने में ऐड किया जाता है, एंटीबायोटिक्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर और एडल्ट्रेंट्स। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लेबर को देखे होंगे, जो मजदूर हैं। एक मजदूर करीब एक बार में आधा किलो चावल खा देता होगा, फिर भी उसका पेट बाहर नहीं आता है, उसको डायबिटीज नहीं होता है, क्योंकि उसने जितना खाना खाया उससे ज्यादा एनर्जी उसने खर्च कर दिया। लेकिन जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल के होते हैं उनका बिल्कुल एनर्जी बर्न नहीं होता और वो खाना डबल ट्रिपल खाते हैं। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर का है, चॉकलेट, आइसक्रीम, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, जिसमें सब कुछ ज्यादा ज्यादा है और न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल कम है, यानी सिर्फ आपको फैट मिलता है, शुगर मिलता है और आपका वेट बढ़ जाता है। ओवर ईटिंग करते हैं हम लोग। तो इन सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, प्रोसेस फूड हमें अवॉइड करना होगा, हमें डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना होगा, खाने में एक अच्छा सा गैप मेंटेन करना होगा और ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घरों में होना चाहिए। 100 में से 90 लोगों के घर में ये सारे प्रोडक्ट्स होना ही चाहिए, तब आप कह सकते हो मुझे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप प्लीज लोगों से शेयर करना। आप सब कुछ कर सकते हो, आप लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, पानी ठीक ठाक पी सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वही साग सब्जी आपको दुकान से खरीद के लाना होगा जिसमें एडल्ट्रेंट्स है, यानी खाने में मिलावट। तो इसीलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे घरों में हमेशा होना चाहिए, जिंदगी भर के लिए होना चाहिए। आजकल गांवों में भी सारे सब्जियां नहीं उगती हैं। जैसे आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जो आसाम के लिए था। हमारे यहाँ में सरकार ने सारे लोगों में जो एक मिडिल क्लास या फिर गरीब बीपीएल के कैटेगरी के लोग हैं उनको राइस वगैरह कुछ कुछ एक अमाउंट का फ्री देना शुरू कर दिया, यानी एक महीने में जितना चावल चाहे उनको राशन में फ्री में मिलता है, साथ में और भी बहुत सारे सामान मिलता है। इसके कारण क्या हो गया, इन लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, यानी भारत के ज्यादातर गांवों में किसी न किसी कारण से सब कुछ आजकल खेती नहीं होता, बहुत सारी चीजें बाहर से आती है। यानी अगर आप शहर के हैं या फिर गांव के हैं तब भी आपके खाने में मिलावट होता है। और इसीलिए ये सारे प्रोडक्ट जो अभी आपके स्क्रीन में आ रहा है ये हमारे घर में जिंदगी भर के लिए होना चाहिए। इट शुड बी परमानेंटली देयर ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए। आपके घर में हर रोज डाइनिंग टेबल में ये सामान होना चाहिए, तब जाकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। तो पहला प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव सिरप। इसके बेनिफिट्स, डाइजेस्टिव फंक्शन को बेहतर करेगा, भूख को बढ़ाएगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जूसेस, हार्मोन्स को अच्छे से उत्पादन करने में मदद करेगा।
गैस, फ्लैटुलेंस, पेट दर्द, मसल क्रैम्प्स को दूर करेगा। और 10 से 20 ml आपको लेना चाहिए। छोटे बच्चों का बाधा दे दो, अगर भूख नहीं लगती तो खाने से पहले, और अगर डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, तो आप खाने के बाद लें। दूसरा इसी तरह का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है डाइजेस्टवेल। डाइजेस्टिव एक बहुत कॉमन सा प्रिपरेशन है जो हर कोई ले सकता है छोटा मोटा बीमारी में। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, जैसे हम लोगों ने कहा फैटी लिवर, कॉन्स्टिपेशन, गोल ब्लैडर स्टोन, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है, आईबीएस है, अगर सीरियस बीमारी है, सीरियस प्रॉब्लम्स है, तो आपको डाइजेस्टिव लेना पड़ेगा। ये 900 रुपया का है, 500 ml में आता है। इसके बेनिफिट्स, जिनको भूख नहीं लगती, कोई किसी ना किसी कारण से डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ गए, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बीमारी से आप जूझ रहे हो, एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मेजर ऑपरेशन हुआ होगा, गोल ब्लैडर स्टोन हुआ होगा, एपेंडिसाइटिस हुआ होगा, लिवर में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आपका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ऐसे में आप सबको डाइजेस्ट वेल रेकमेंड करें। कॉन्स्टिपेशन को दूर रखने में मदद करेगा, बाउल मूवमेंट को अच्छा रखेगा, यानी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा, डिसेंट्री डायरिया भी नहीं होने देगा। बत पित्त कफ में से दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो था पित्त और साथ में कफ, ये दोनों को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। हम लोग जब खाना खाते हैं, उसमें मौजूद सारे विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये इंटेस्टाइन, पूरा लंबा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर जगह में। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, तो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा। हो सकता है आपने खाना अच्छा खाया होगा, लेकिन आपको उसमें से सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बेटा तो खाना ठीक ठाक खाता है, अच्छा खाता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका बॉडी में नहीं लगता है। उसका कारण यह है कि उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। उसका कारण कई सारे हो सकते हैं, कोलन में इंफेक्शन हो सकता है, प्रोबायोटिक की कमी हो सकता है, एंजाइम्स हार्मोन्स की कमी हो सकता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में फिंगर लाइक ऑर्गन्स होते हैं जिसको विलाई कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन है, या फिर उनको वार्म इन्फेस्टेशन हो सकता है। तो इस तरह के लोगों में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो आप उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड करें। इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को रेगुलेट करेगा, कम भी नहीं होने देगा, ज्यादा भी नहीं होने देगा। इसका इस्तेमाल करने का तरीका, जैसे 2 से 4 चम्मच यानी 15 to 20 ml रोजाना लेना है, और अगर छोटे बच्चे होंगे तो 1 से 2 चम्मच। एक बेहतरीन आयुर्वेदिक एंटासिड है डाइजेस्टोसिड। जब भी आपको ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, जैसे GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, सीने में जलन होती है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, खाने के बाद आपको तुरंत लगता है कि हार्ट बर्न हो रहा है, खट्टा खट्टा लगता है, आप तुरंत इसका 3 से 4 ढक्कन ले लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो एक आयुर्वेदिक आप कह सकते हैं एंटासिड है जो बहुत सेफ है। इससे एसिडिटी कम होगा, गैस, फ्लैटुलेंस, हार्ट बर्न ये सब कम होगा, और ये डिटॉक्सिफाई का काम भी करता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। जिनको अल्सर्स है स्टोमक में, आप उनको ये प्रोडक्ट जरूर रेकमेंड करें। और अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मेलिना है, उनको भी रेकमेंड करें। 10 से 20 ml दिन में 2-3 बार लेना है, जब जब एसिडिटी हो। छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं, इसका आधा देना होगा। एक और शानदार प्रोडक्ट है ओके लिवर। मेरा मानना है ये जो चारों प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी डिस्कशन किए हैं, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टवेल, डाइजेस्टोसीड और ओके लिवर, इसमें से दो में से आप एक को चुन लो, डाइजेस्टिव या फिर डाइजेस्टवेल, दोनों में से एक। डाइजेस्टोसीड एंड ओके लिवर, ये तीनों प्रोडक्ट आपके घर में हमेशा रखो, हमेशा रखो। तो फ्यूचर में कभी भी आपके लिवर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी खतरनाक बीमारी सब बचे रहोगे। आपको बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए कभी खर्च नहीं करने होंगे। तो आप हमेशा इन प्रोडक्ट्स को घर पे रखें, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। ओके लिवर 200 ml की पैकेज में आता है, इसका MRP 160, DP इज ओनली 110। यह लिवर की बीमारी को रोकेगा, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस ए बी सी, कोई भी जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स, लिवर कमजोर हो गया, कोई भी इस तरह का लिवर की प्रॉब्लम है, उसको रोकेगा। फ्री रेडिकल से होने वाले लिवर डैमेज को रिपेयर करेगा, कम करेगा, भूख को बढ़ाएगा, लिवर में कोई भी जलन है, इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा,
लिवर हमारे बॉडी के लिए सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस करते हैं, सैकड़ों। अब जो भी खाते हैं वो लिवर से दोबारा, लिवर के माध्यम से दोबारा सर्कुलेट होगा। हम लोगों ने खाना खाया, पूरा खाना इंटेस्टाइन में से ब्लड में जाएगा। ये सारा ब्लड उस खाने को दोबारा लिवर के माध्यम से घुमाएगा और लिवर फिल्टर करेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और कुछ चीजों को लिवर ट्रांसफॉर्म करेगा, बदल देगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा और बॉडी से बाहर निकालेगा। यानी हम कुछ भी खाते हैं वो लिवर से गुजरता है। जैसे टोल गेट होता है ना, जस्ट लाइक दैट। बिना टोल गेट से आप अगर आप जाओगे तो आपका फाइन लगेगा, आप जा भी नहीं सकते। तो सारा खाना, सारा न्यूट्रिशन, सारे फूड जो आप कुछ भी खाते हैं वो लिवर से गुजरेगा। और बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक चीजें भी हम खाते हैं जो लिवर फिल्टर नहीं कर सकता। इसके कारण लिवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, लिवर फंक्शन नहीं कर सकता। तो ओके लिवर लिवर को मजबूत रखेगा, हर चीज को मेटाबोलाइज करने में मदद करेगा, बाइल सिक्रेशन डाइजेशन को अच्छा रखेगा, लिवर फंक्शन को बेहतर करेगा। आपको 15 ml तक ले सकता। अगर किसी का वजन 80-90 किलो है तो आप 20 से 30 ml ले लेना। छोटे बच्चों को आप 10 ml दे देना, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। एक और अपग्रेडेड लिवर का प्रोडक्ट है लिवर सपोर्ट, जो चरकावी रेंज में ही है। ये लिवर ओके लिवर जैसा ही है, लेकिन ये और ज्यादा बेहतर फंक्शन करेगा। ये लिवर के सीरियस प्रॉब्लम के लिए है। ओके लिवर आप कह सकते हो छोटा मोटा बीमारी में आप सबको दे सकते हैं। अगर बीमारी सीवियर है तो आपको लिवर सपोर्ट का 3 महीने का कोर्स देना होगा। और आप दोनों प्रोडक्ट को साथ साथ भी चला सकते हैं। जैसे आपने लिवर सपोर्ट सुबह शाम दे दिया, ओके लिवर को दोपहर में एक बार देना शुरू करें। अगर आप चाहो तो 2 बार भी दे सकते हैं। ओके लिवर आप खाने के बाद दे दें और लिवर सपोर्ट खाने से पहले ले लें, तो आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। लिवर को बेहतर रखेगा, लिवर को प्रोटेक्ट करेगा, डैमेज और लिवर डिस्फंक्शन को रोकेगा। फैटी लिवर या फिर लिवर सिरोसिस, ऐसे केसेस में आप लिवर ओके लिवर, लिवर सपोर्ट और लिवर फ्यूल तीनों प्रोडक्ट दे सकते हैं, तीनों चीज एक एक बार। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। लिवर और लिवर के रिलेटेड जो फंक्शन है, जैसे लिवर, गोल ब्लैडर, पैंक्रियास, ये सारे फंक्शंस को बेहतर रखेगा। फैटी लिवर को कंट्रोल करेगा, और अगर किसी का लिवर कमजोर है, काम नहीं कर रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, उसको भी सही कर देगा। फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालेगा और फ्री रेडिकल से होने वाले लिवर डैमेज को रोकेगा। 1 से 2 कैप्सूल आपको दिन में, 2 कैप्सूल या टैबलेट दिन में 2 से 3 बार लेना है। छोटे बच्चों को आप एक एक करके दे सकते हैं। लिवर डैमेज, फैटी लिवर, किसी भी सीवियर प्रॉब्लम में आप लोगों को दे सकते हैं। जिन लोगों को लिक्विड लेना कंफर्टेबल नहीं लगता है, आप उनको ओके लिवर की जगह लिवर सपोर्ट दे सकते हैं। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट, सौंफ जीरा धनिया मिंट। इस प्रोडक्ट का आप जितना हो सके प्रमोशन करें, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। ये खाने के पहले, खाने के बाद, दोनों टाइम आप ले सकते हैं। और इसमें 4 चीजें डाली गई हैं, सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट। इसको किसी भी तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आप रेकमेंड कर सकते हैं। आज हम लोग ने जितने प्रोडक्ट डिस्कशन किए हैं, आप इसमें से 3 या 4 प्रोडक्ट हमेशा कॉम्बिनेशन में लोगों को देना, और उसमें से एक डेडिकेटेड लिवर प्रोडक्ट हमेशा होना चाहिए। सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट के जो बेनिफिट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। जिसका लिवर कमजोर है, पैंक्रियास कमजोर है, गोल्ड स्टोन्स हो चुका है, हजम नहीं होता है, मोटापा है, टॉयलेट क्लियर नहीं है, भूख नहीं लगती, ऐसे सारे केसेस में सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट आप दे सकते हैं। एसिडिटी होता है, आप उनको भी दे सकते हैं। ये आपके पेट को सूद करेगा। यानी सूदिंग का मतलब है डाइजेशन कमजोर है, एसिड ज्यादा बनता है, बदहजमी है, बाउल मूवमेंट सही नहीं है, एब्जॉर्प्शन कम है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड करें। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, यानी आप खाना खाते हैं तो तुरंत आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा और लिवर भी हेल्दी रहेगा। बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। किसी भी तरह का एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, और खास करके आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसे केसेस में आप सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट दे सकते हैं। पेप्टिक अल्सर को रोकता है,
गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी को रोकेगा। इसको आप एक एक करके दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो 2-2 करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। बेहतर है खाने के बाद ले। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। एक आखिरी प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो है त्रिफला जूस। ये 3 चीजों से बना है, हम सब जानते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। आंवला, हरितकी और बहेड़ा, और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को त्रिफला कहा जाता है। और ये तीनों मैजिक रेजिमेंट है आयुर्वेदा में, यानी ये चमत्कार करता है। कोई भी तरह का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ये तीनों चीजों का जो कंट्रीब्यूशन है, या फिर किसी भी डाइजेस्टिव बीमारियों को ठीक करने में इनका रोल बहुत बड़ा है। और इसीलिए इनको त्रिफला कहा जाता है, क्योंकि 3 फ्रूट्स हमने इसमें डाला, आंवला, हरितकी और बहेड़ा, और ये तीनों गजब का काम करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लगभग लगभग सारे बीमारियों में आपको मदद करेगा। इसके साथ इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। ऑरल हेल्थ, यानी मुंह में अगर अल्सर है, मुंह में प्रॉब्लम है, टंग में प्रॉब्लम है, सेलिवरी प्रॉब्लम्स है, उसको भी दूर करेगा। कमजोरी, थकावट को दूर करेगा। एसिडिटी को कंट्रोल करता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपने खाना खाया, खाना हजम हुआ, वो खाना आगे बढ़ा, वहां से आपको सारे न्यूट्रिशन आपको ब्लड में आया, ब्लड से फिर लिवर में गया, लिवर ने अच्छी चीजों को रखा, गंदे चीजों को बाहर निकाल दिया, उसके बाद वो सारा चीज यूज हो गया। यूज होने के बाद जो अनवांटेड चीजें, लिवर उसको भी बाहर निकालेगा। ये पूरा प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और ये प्रोडक्ट आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। इसके अलावा बॉडी में से, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में से जितनी भी टॉक्सिन और हार्मफुल चीजें हैं, उसको बॉडी में से बाहर निकालेगा। इसको लेने का तरीका, दिन में 2-3 बार, दिन में 2-3 बार हम इसको ले सकते हैं, और खाने के बाद लेना बेहतर है। अगर किसी को भूख नहीं लगती तो आप खाने से पहले भी ले सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, बॉडी का टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, एसिडिटी को कम करता है, कोलोन को क्लीन करता है। सो आज इसी के साथ प्रोडक्ट का सेशन का हम लोग खत्म करते हैं। तो मैं चाहूंगा, आज हम लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं, 7-8 प्रोडक्ट, तो मैं चाहूंगा आज आप इन सारे प्रोडक्ट्स को एक बार रेटिंग दे। आउट ऑफ 10 आप कितना रेटिंग देंगे? दूसरा, जो नॉलेज आपको मिला रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके रिलेटेड बीमारियां, इसके रीजन क्यों होता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी यानी होने से बॉडी में क्या चेंजेस होता है, और उसको हेल्थी लाइफस्टाइल से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो नॉलेज के लिए भी और प्रोडक्ट्स के लिए भी आप रेटिंग दे सकते हैं आउट ऑफ 10। वाओ, दैट्स ग्रेट। 10 में 10 दिया, 100 में 100 दिया, वेरी नाइस। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज ये सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और अगर किसी का कोई भी सवाल है, आप प्लीज पूछें।